नमस्ते इतिहास के शौकीनों। आज हम दक्षिण एशियाई इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और तीव्र संघर्षों में से एक में गोता लगाएंगे। 1947-48 का पहला भारत पाक कश्मीर युद्ध। उपमहाद्वीप में अभी अभी एक बड़ा उलटफेर हुआ था। अगस्त 1943 में अंग्रेजों के जाने के बाद भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्र हुए कुछ ही महीने हुए थे। विभाजन ने रियासतों को एक विकल्प के साथ छोड़ दिया, भारत में शामिल हों, पाकिस्तान में शामिल हों या स्वतंत्र रहें। महाराजा हरि सिंह द्वारा शासित रियासत जम्मू कश्मीर खुद को एक भू राजनीतिक रस्साकशी के केंद्र में पाया। जबकि महाराजा स्वतंत्र रहना चाहते थे, पाकिस्तान की दूसरी योजनाएं थीं। उनका तर्क था कि मुस्लिम बहुल राज्य को उनके साथ जुड़ना चाहिए। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमर्ग शुरू किया। पाकिस्तानी सेना के गुप्त समर्थन से पश्तून आदिवासी मिलिशिया ने कश्मीर पर आक्रमण किया। इन जनजातियों जैसे अफरीदी, महसूद और वजीर ने मीरपुर, मुजफ्फराबाद और बारामूला जैसे शहरों में तबाही मचाई। हताश होकर महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। हालांकि भारत की एक शर्त थी, कश्मीर को आधिकारिक तौर पर भारत में शामिल होना होगा। 26 अक्टूबर 1943 को महाराजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिससे कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 1946 को ऑपरेशन विजय शुरू किया। पहली बटालियन श्रीनगर में उतरी और आदिवासी आक्रमणकारियों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। श्रीनगर की लड़ाई तीव्र थी, लेकिन भारतीय सेना शहर को सुरक्षित करने में कामयाब रही और उसे गिरने से बचा लिया। संघर्ष झेलम घाटी और पूंछ जैसे अन्य क्षेत्रों में फैल गया। नवंबर 1943 से जनवरी 1948 तक भयंकर युद्ध हुए। पाकिस्तानी नियमित सेना ने आदिवासी मिलिशिया की सहायता करना शुरू कर दिया, जिससे संघर्ष बढ़ गया। दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। इस बीच उत्तर में पाकिस्तान गिलगित और बाल्टिस्तान पर कब्जा करने में कामयाब रहा। दक्षिणी लड़ाइयों में फंसा भारत समय पर सैनिक नहीं भेज सका और ये क्षेत्र पाकिस्तानी नियंत्रण में आ गए। युद्ध लंबा खींचने और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने के साथ संयुक्त राष्ट्र ने हस्तक्षेप किया। 1 जनवरी 1948 को युद्ध विराम की घोषणा की गई। इस युद्ध विराम के कारण नियंत्रण रेखा LOC की स्थापना हुई, जिसने कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित कर दिया। नतीजा, भारत ने जम्मू कश्मीर पर नियंत्रण बनाए रखा, जबकि पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान और जिसे अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK के रूप में जाना जाता है को अपने पास रखा। युद्ध ने सिर्फ क्षेत्रीय रेखाएं नहीं खींची, इसने दशकों के तनाव का मंच तैयार किया। कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लाया गया। संयुक्त राष्ट्र ने क्षेत्र के भविष्य का निर्धारण करने के लिए एक जनमत संग्रह की सिफारिश की। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ और विवाद अनसुलझा ही रहा। 1948 में स्थापित नियंत्रण रेखा अभी भी एक विवादास्पद सीमा और संघर्ष की निरंतर याद दिलाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध और बिगड़ गए, जिसके कारण 1967, 1971 और 1999 में और युद्ध हुए। तो हम इससे क्या सीखते हैं? पहला भारत पाक कश्मीर युद्ध एक निर्णायक क्षण था, जिसने भारत पाक संबंधों के प्रक्षेप वक्र को आकार दिया। इसने एक लंबे संघर्ष की शुरुआत को चिह्नित किया, जो आज भी इस क्षेत्र और इसके लोगों को प्रभावित करता है। 1943 से 48 के युद्ध की कहानी सिर्फ लड़ाइयों और सीमाओं के बारे में नहीं है। यह उन लोगों की अदम्य भावना के बारे में है जो इस संघर्ष में फंस गए थे, और उन जटिल राजनीति के बारे में है जो आज भी दक्षिण एशिया को प्रभावित करती है। अगर आपको इतिहास में यह गहरी जानकारी दिलचस्प लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम बात करेंगे 1967 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में, जिसे अक्सर दूसरा कश्मीर युद्ध भी कहते हैं। ये लड़ाई मुख्य रूप से कश्मीर मुद्दे पर लड़ी गई थी और अगस्त से सितंबर 1966 तक चली। भारत और पाकिस्तान दोनों को काफी नुकसान हुआ, लेकिन भारत ने रणनीतिक बढ़त हासिल की और पाकिस्तान की घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर दिया। चलिए देखते हैं कि यह सब कैसे हुआ। सबसे पहले युद्ध के कारणों के बारे में बात करते हैं। इस झगड़े की नींव 1946 में ही रख दी गई थी, जब पहले भारत पाक युद्ध ने कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया था। एक भारत के कंट्रोल में, जिसे जम्मू कश्मीर कहते हैं, और दूसरा पाकिस्तान के कंट्रोल में, जिसे गिलगित बाल्टिस्तान और POK कहते हैं। पाकिस्तान कभी संतुष्ट नहीं हुआ और कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश करता रहा। 1961 में चीन के साथ युद्ध में भारत की हार के बाद पाकिस्तान को एक मौका दिखा। उसे लगा कि भारत कमजोर हो गया है और कश्मीर पर हमला करने पर ज्यादा विरोध नहीं होगा। इसी सोच के साथ ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू हुआ।
जिसमें पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठियों को भेजकर लोगों को बगावत के लिए उकसाने की कोशिश की। लेकिन क्या हुआ? कश्मीरी लोग पाकिस्तान के साथ नहीं गए, बल्कि उन्होंने भारतीय सेना को इसकी खबर दे दी। भारत का जवाब तेज और कड़ा था। भारतीय सेना ने कश्मीर में बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाया, जिससे पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। अब युद्ध की मुख्य घटनाओं पर आते हैं। अगस्त 1961 में भारतीय सेना ने कश्मीर में पाकिस्तानी घुसपैठियों को खत्म करना शुरू कर दिया। सितंबर तक युद्ध पंजाब और राजस्थान तक फैल गया था। 8 सितंबर को पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम शुरू किया, जिसका लक्ष्य जम्मू कश्मीर में अखनूर सेक्टर पर कब्जा करके कश्मीर को भारत से काट देना था। भारत ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 6 सितंबर को भारतीय सेना ने एक साहसिक कदम उठाते हुए वाघा बॉर्डर के पास पाकिस्तान पर हमला किया और लाहौर की तरफ बढ़ने लगी। इस हमले से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया और भारतीय सैनिक लाहौर के बाहरी इलाके तक पहुंच गए। साथ ही भारत ने सियालकोट सेक्टर में भी एक बड़ा हमला शुरू किया। सबसे यादगार लड़ाइयों में से एक सियालकोट के पास असल उत्तर और चविंडा में टैंक की लड़ाई थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह सबसे बड़ी टैंक लड़ाई थी, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अमेरिकी पैटर्न टैंकों को धूल चटा दी। भारतीय वायुसेना ने भी अहम भूमिका निभाई। पाकिस्तानी सेना और उनके ठिकानों पर जोरदार हवाई हमले किए। भारतीय मिग और हंटर विमानों ने पाकिस्तान के कई ठिकानों को तबाह कर दिया, जिनमें खतरनाक F-86 सेबर जेट भी शामिल थे। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ता गया। संयुक्त राष्ट्र और सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया, जिसके कारण 23 सितंबर 1967 को युद्ध विराम हो गया। युद्ध का अंत 10 जनवरी 1961 को ताशकंद समझौते के साथ हुआ, जिसमें सोवियत प्रीमियर अलेक्सी कोश्यिन ने मध्यस्थता की। भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों देशों को युद्ध से पहले वाली सीमाओं पर वापस लौटने का आदेश दिया गया। दुर्भाग्य से समझौते के कुछ ही देर बाद शास्त्री जी की ताशकंद में रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। 1968 का युद्ध पाकिस्तान के लिए एक बड़ी नाकामी थी, क्योंकि वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। दूसरी ओर भारत ने कई मोर्चों पर पाकिस्तानी सेना को पीछे धकेलकर अपनी सैन्य ताकत दिखाई। पाकिस्तान में युद्ध के बाद राजनीतिक उथल-पुथल मच गई, जिसके कारण राष्ट्रपति अयूब खान को 1961 में इस्तीफा देना पड़ा। युद्ध के बारे में कुछ मुख्य तथ्य। अवधि अगस्त से सितंबर 1968, लगभग 17 दिन। 2 मुख्य युद्ध क्षेत्र कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, लाहौर, सियालकोट। 3 पाकिस्तान की योजनाएं, ऑपरेशन जिब्राल्टर और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। 4 भारतीय जवाबी हमले, लाहौर और सियालकोट पर हमले। 5 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी टैंक लड़ाई, असल उत्तर और सियालकोट सेक्टर। 6 वायुसेना की भूमिका, पाकिस्तानी ठिकानों पर भारतीय हवाई हमले। 7 युद्ध विराम 23 सितंबर 1961 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा लागू। 8 ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1961 को हस्ताक्षरित। अंत में 1961 का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे निर्णायक संघर्षों में से एक था। हालांकि ताशकंद समझौते के तहत भारत को जीते हुए इलाके वापस करने पड़े, लेकिन इस युद्ध ने भारत की सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया। इस युद्ध ने 1971 के बड़े युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 1961 का युद्ध भारत की सैन्य और रणनीतिक क्षमताओं का प्रमाण है। 1971 भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। एक नए देश का जन्म हुआ, लेकिन एक भयानक युद्ध के बीच। इस संघर्ष के बीज बहुत पहले बो दिए गए थे। 1947 में बने पाकिस्तान की नींव में ही। पूर्वी पाकिस्तान, जो पश्चिमी पाकिस्तान से 1000 मील से ज्यादा भारतीय जमीन से अलग था, उसके मन में बहुत गहरी शिकायतें थीं। पाकिस्तान की ज्यादातर आबादी पूर्वी पाकिस्तान में रहती थी, लेकिन उन्हें हमेशा लगा कि उनके साथ भेदभाव होता है, राजनीति में, नौकरियों में और अपनी संस्कृति को पहचान दिलाने में भी। पूर्वी पाकिस्तान के लोग बांग्ला बोलते थे, लेकिन उनकी भाषा को दूसरा दर्जा दिया गया, जिससे लोगों के मन में गुस्सा बढ़ता गया। पश्चिमी पाकिस्तान का जोर इस बात से साफ पता चलता था कि पैसा और विकास के काम ज्यादातर वहीं होते थे। 1970 के चुनाव बहुत अहम साबित हुए। शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में बहुत बड़ी जीत हासिल की और नेशनल असेंबली में ज्यादातर सीटें जीत ली। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के नेता ये नतीजे मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया। लोकतंत्र के नियमों को खुलेआम तोड़ने के इस काम से बंगाली लोगों का गुस्सा और भड़क गया। हालात बहुत जल्दी बिगड़ गए। याहिया खान की फौज ने बंगाली लोगों के आंदोलन को कुचलने के लिए जुल्म ढाना शुरू कर दिया। पूरी दुनिया डर के मारे देखती रही। जब खबरें आईं कि बहुत बड़े पैमाने पर इंसानों पर अत्याचार हो रहे हैं,
लाखों बंगाली लोग डर के मारे अपने घर छोड़कर भागने लगे और भारत में पनाह लेने लगे। अब एक ऐसे टकराव की तैयारी हो चुकी थी जो दक्षिण एशिया की राजनीति को हमेशा के लिए बदल देगा। 25 मार्च 1971 की रात को पाकिस्तानी फौज ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। यह बंगालियों की आजादी की लड़ाई को कुचलने के लिए एक बहुत ही जालिम अभियान था। इस ऑपरेशन में बहुत बेरहमी और बर्बरता दिखाई गई। आम लोगों और पढ़े लिखे लोगों दोनों को निशाना बनाया गया। यूनिवर्सिटी, अखबारों के दफ्तर और सांस्कृतिक केंद्र ऐसी जगहें बन गईं जहां बहुत ही भयानक अत्याचार हुए। ढाका यूनिवर्सिटी के कत्लेआम ने, जहां सैकड़ों छात्रों और प्रोफेसरों को बेरहमी से मार दिया गया, पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। पाकिस्तानी फौज के जुल्म ने दहशत का माहौल बना दिया, जिससे लाखों बंगाली अपने घर छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए और भारत में पनाह ली। लगभग 1 करोड़ शरणार्थियों के आने से भारत के संसाधनों और सुरक्षा पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ा। इतने जुल्म सहने के बाद भी बंगाली लोग डरे नहीं। आजाद देश के सपने से प्रेरित होकर उन्होंने मुक्ति बाहिनी बनाई, जो एक गुरिल्ला फोर्स थी जो अपनी आजादी के लिए लड़ने को तैयार थी। मुक्ति बाहिनी में बंगाली लोग और पाकिस्तानी फौज के वो लोग शामिल थे जिन्होंने फौज छोड़ दी थी। उन्होंने एक बहुत बड़ी और ज्यादा हथियारों वाली फौज के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। दुनिया हैरानी से देखती रही जब ये बहादुर लोग अपने देश के लिए प्यार और अटूट स्पिरिट से पाकिस्तानी फौज की ताकत का सामना कर रहे थे। बंगाली लोगों की मुश्किल हालत और इतने सारे शरणार्थियों के आने से अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित भारत ने मुक्ति बाहिनी को ट्रेनिंग, पनाह और मदद दी। अब एक बड़े युद्ध की तैयारी हो चुकी थी जो बांग्लादेश के भविष्य का फैसला करेगा। जैसे जैसे पूर्वी पाकिस्तान में अत्याचार बढ़ते गए और भारत में शरणार्थियों की समस्या गहरी होती गई, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक मोड़ पर आ गई। दुनिया इस भयानक मानवीय संकट से दुखी जरूर थी, लेकिन कोई दखल देने को तैयार नहीं था। भारत जो पहले से ही अपनी आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा था, पर इतने सारे शरणार्थियों का बोझ बहुत ज्यादा था। फिर भी अपने कर्तव्य और जरूरत को समझते हुए भारत ने कदम उठाने का फैसला किया। भारत ने मुक्ति बाहिनी को राजनयिक और दूसरी तरह की मदद दी, उन्हें ट्रेनिंग, हथियार और सुरक्षित जगहें दी। भारत सरकार ने दुनिया भर में बंगाली लोगों की मुश्किल हालत के बारे में बताया और मदद की अपील की। लेकिन अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती के कारण पाकिस्तान जिद पर अड़ा रहा। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के हवाई अड्डों पर हमला कर दिया, जिससे युद्ध की शुरुआत हो गई। भारत ने तुरंत और मजबूती से जवाब दिया। हवा, जमीन और समुद्र तीनों तरफ से हमला किया। एडमिरल एस.एम. नंदा की अगुवाई में भारतीय नौसेना ने बहुत अहम भूमिका निभाई। पूर्वी पाकिस्तान की नाकेबंदी कर दी और पाकिस्तान की युद्ध क्षमता को कमजोर कर दिया। भारतीय वायुसेना ने अपने बेहतर हवाई जहाजों और कुशल पायलटों के साथ जल्दी ही युद्ध के मैदान पर अपना कब्जा कर लिया। पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना ने बहुत ही जबरदस्त रणनीति और तालमेल के साथ पूर्वी पाकिस्तान में तेजी से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। युद्ध में कई मोर्चों पर भयंकर लड़ाई हुई। भारतीय सेना मुक्ति बाहिनी के साथ मिलकर लड़ते हुए मुख्य शहरों और अहम जगहों पर कब्जा करती गई। पाकिस्तानी फौज, जिनकी संख्या कम थी और जिनकी चालें नाकाम हो रही थीं, कमजोर पड़ने लगी। युद्ध के सबसे अहम पलों में से एक था भारतीय नौसेना का पाकिस्तान के मुख्य बंदरगाह कराची पर हमला। 4 दिसंबर की रात को हुए इस हमले ने पाकिस्तानी जंगी जहाजों और ठिकानों को बहुत नुकसान पहुंचाया, जिससे पाकिस्तान का मनोबल और युद्ध करने की ताकत टूट गई। पूर्वी मोर्चे पर पूर्वी पाकिस्तान की राजधानी ढाका का गिरना पाकिस्तान के लिए आखिरी चोट साबित हुआ। 16 दिसंबर 1971 को युद्ध शुरू होने के सिर्फ 13 दिन बाद पाकिस्तानी फौज ने भारत और मुक्ति बाहिनी के सामने हथियार डाल दिए। इस ऐतिहासिक जीत के साथ एक नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश। इस युद्ध के बहुत दूरगामी परिणाम हुए। बांग्लादेश के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत थी जो बहुत बड़ी कीमत पर मिली थी। नया देश युद्ध से तबाह और नरसंहार के घम से भरा अपने आप को फिर से बनाने के मुश्किल काम के सामने खड़ा था। भारत के लिए ये जीत उसकी फौजी ताकत और न्याय और मानवाधिकारों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण थी। लेकिन ये जीत भी एक कीमत पर मिली थी। हजारों भारतीय सैनिकों ने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। इस युद्ध ने दक्षिण एशिया की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया। हारा हुआ और अपमानित पाकिस्तान बांग्लादेश की हकीकत को मानने पर मजबूर हो गया। इस युद्ध ने शीत युद्ध के गठबंधनों की कमजोरियों को भी उजागर किया, जब अमेरिका अपने सहयोगी पाकिस्तान की मदद करने में नाकाम रहा, जिससे दुनिया की ताकत के समीकरण में बदलाव के संकेत मिले। 1999 के कारगिल वॉर के बारे में बात करेंगे। इंडिया और पाकिस्तान के बीच का ये कॉन्फ्लिक्ट मिलिट्री ट्रायम्फ्स की कहानी है और ये वैलर, स्ट्रेटजी और अनवेवरिंग रिजॉल्व की कहानी को रिप्रेजेंट करता है। चलिए शुरू करते हैं।
कारगिल वॉर इन दोनों पड़ोसियों के बीच तीसरा बड़ा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट था जो मई से जुलाई 1999 तक चला। ये जम्मू और कश्मीर के कारगिल डिस्ट्रिक्ट के पहाड़ी इलाके में हुआ था, जो अपने ट्रेचरस माउंटेन पीक्स के लिए जाना जाता है। तो इस वॉर की शुरुआत कैसे हुई? कारगिल की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। कड़ाके की सर्दियों में इंडियन आर्मी निचले इलाकों में चली जाती थी। इस मौके का फायदा उठाकर कश्मीरी मिलिटेंट्स के भेष में पाकिस्तानी फौजें कोवर्ट ऑपरेशन बदर के तहत इन ऊंचाइयों में घुस गईं। जब मई 1992 में लोकल चरवाहों ने अनयूजुअल एक्टिविटी की खबर दी तो इंडियन आर्मी को पता चला कि ये घुसपैठिए सिर्फ मिलिटेंट्स नहीं बल्कि रेगुलर पाकिस्तानी सैनिक थे। इस रेवलेशन ने कंट्रोल के लिए एक भयंकर लड़ाई की शुरुआत की। इंडिया ने 26 मई 1999 को ऑपरेशन विजय शुरू किया। इस ऑपरेशन में इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर को अंजाम दिया, जिसमें स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पर बमबारी की गई। इंडियन आर्मी ने महत्वपूर्ण पीक्स को वापस लेने के लिए खतरनाक चढ़ाई की, जिसमें तोलोलिंग और टाइगर हिल के लिए प्रसिद्ध लड़ाइयां शामिल हैं। और दोस्तों, टाइगर हिल टर्निंग पॉइंट था। 7 जुलाई 1999 को इंडियन आर्मी ने इस क्रिटिकल पीक को सफलतापूर्वक वापस ले लिया, जिससे पाकिस्तानी सेना को काफी नुकसान हुआ। 26 जुलाई तक इंडिया ने कारगिल की ऊंचाइयों पर फिर से कंट्रोल पाकर जीत का ऐलान कर दिया। कारगिल वॉर के बाद का समय बहुत गहरा था। इंडिया ने अपने टेरिटोरी को वापस पाकर और अपनी मिलिट्री प्रोग्रेस को मजबूत करके जीत हासिल की। इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी, जिसमें 527 बहादुर इंडियन सैनिकों ने अपना बलिदान दिया और 300 से ज्यादा घायल हुए। फिर भी इंडिया की डिसाइसिव विक्ट्री उसके रेजिलियंस और स्ट्रेटेजिक अचीवमेंट का प्रमाण थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान को सिवियर डिप्लोमेटिक बैकलैश का सामना करना पड़ा। ग्लोबल पावर्स ने उसके एक्शंस की निंदा की, जिससे उसे पीछे हटना पड़ा। इस कॉन्फ्लिक्ट ने पाकिस्तान के अंदर भी डिस्कॉर्ड बो दिया, जिससे उस साल के अंत में जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ कूप कर दिया। हर साल 26 जुलाई को इंडिया में कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो बहादुरी से लड़ने वाले सैनिकों की ब्रेवरी और सैक्रिफाइस का सम्मान करता है। उनकी लेगेसी एक नेशन की सॉवरेनिटी की रक्षा के लिए आवश्यक करेज और डेडिकेशन की याद दिलाती है। तो ये रही कारगिल वॉर की रिमार्केबल स्टोरी, ब्रेवरी, स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस और मदरलैंड की रक्षा के लिए अनवेवरिंग कमिटमेंट की कहानी। हम बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के फ्यूचर की। क्या पीस पॉसिबल भी है और वॉर के चांसेस क्या है? सबसे पहले, क्या सच में पीस हो सकता है? ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर पाकिस्तान टेररिज्म सपोर्ट करना बंद कर दे, कश्मीर इश्यू पे बातचीत करे और दोनों कंट्रीज ट्रेड और कल्चरल रिलेशंस फिर से शुरू कर दें, तो हाँ, पीस पॉसिबल है। इंडिया अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के साथ पीसफुल सॉल्यूशन चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से पॉजिटिव स्टेप्स नहीं दिख रहे हैं। अब वॉर की पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच ओपन कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बहुत कम हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान सेवियर इकोनॉमिक क्राइसिस में है। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, फॉरेन डेट BIH रहा है और बेसिक एमिनिटीज भी मुश्किल से मिल रही है। जब कोई देश अपने लोगों को खाना खिलाने के लिए स्ट्रगल कर रहा हो, तो वॉर करना कोई ऑप्शन नहीं होता। दूसरी तरफ इंडिया एक इकोनॉमिक पावर हाउस बन रहा है। देशभक्ति की भावना आर्मी और सिविलियंस दोनों में स्ट्रांग है। इंडियन सोल्जर्स किसी भी कीमत पे देश की रक्षा के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान ये अच्छी तरह जानता है। इंडिया पीस चाहता है, लेकिन अगर कोई उकसाएगा तो जवाब देने के लिए भी तैयार है। मैसेज क्लियर है, इंडिया पीस चाहता है, लेकिन चैलेंज किया तो मुंह तोड़ जवाब देगा। हमारे सोल्जर्स और सिटीजन्स देश के लिए जीने मरने को तैयार हैं और जरूरत पड़ी तो किसी भी थ्रेट को खत्म कर देंगे। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में पूछिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए और ग्रो करते रहिए। जय हिंद। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।